हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमारा एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग का ये 5वां पार्ट है। लास्ट में हमने जो कवर किया था वो बैक बाइसेप्स से पहले चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स। ओके, जो जितना भी पुशिंग मूवमेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज है उसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बैक बाइसेप्स से रिलेटेड सारे एक्सरसाइज के वेरिएशंस लेके हम कवर करने वाले हैं। पुलिंग ग्रुप में जो भी मसल्स आता है उसके वेरिएशंस। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं पुल अप से। ओके, पुल अप्स को चिन अप भी बोलते हैं। ओके, अभी पुल अप्स और चिन अप में कितने टाइप के वेरिएशंस होते हैं, कितने टाइप से आप पुल अप्स कर सकते हैं। तो उसमें एक कहता है स्टैंडर्ड नॉर्मल नॉर्मल पुलअप्स जो होता है। ओके, उसके बाद में स्टैंडर्ड, फिर असिस्टेड मीन्स जब हम मशीन पे पुलअप्स करते हैं तो उसके नीचे एक पैड लगा रहता है जिस पे घुटने टिका के और मशीन पे वेट स्टैक रहता है, तो उसमें अलग अलग टाइप का हम वेट चेंज करके और वो असिस्ट होने वाला जो सपोर्ट है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब मशीन से आपको सपोर्ट मिलेगा पुलअप्स करते टाइम, जितना आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो मशीन के ऊपर जो प्लेट स्टैक रहता है। ओके, तो असिस्ट करके कर सकते हैं। और अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छा है, आप बिना किसी सपोर्ट के करना चाहते हैं तो फिर ये स्टैंडर्ड पुलअप्स कर सकते हैं। वेटेड, अगर ये भी आपका बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है और जा रहा, मतलब 10 से 15 रिपीटेशन अगर आप नॉर्मल पुलअप्स कर सकते हैं तो फिर आप इसमें वेट ऐड कर सकते हैं चेन और प्लेट के साथ में, बेल्ट रिस्ट बेल्ट लगा के। तो ये वेटेड हो गया। तो ये एक्चुअली बेसिक है एकदम। और इसके बाद में जब आप सपोर्ट से प्रैक्टिस किया और स्ट्रेंथ अच्छा हो गया तो फिर आप नॉर्मल पे आएंगे। फिर नॉर्मल अगर आपका अच्छा गया तो फिर आप ये वेटेड पे। तो एक तरह से ये अपग्रेडेशन है। आपने असिस्टेड से स्टार्ट किया था, फिर आपने नॉर्मल किया, फिर इसके बाद में और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आपने वेट ऐड कर दिया। इस तरह से जब आप कोई भी पुलअप्स या चिनअप्स करते हैं तो ये 3 उसके स्टेप्स होते हैं। फिर इसमें ग्रिप्स के ऊपर आप देखिए कि वाइड ग्रिप, नैरो ग्रिप और न्यूट्रल ग्रिप, नेचुरल ग्रिप जिसको बोलते हैं। तो ग्रिप का क्या डिफरेंस रहता है, कौन सा ग्रिप आपको पुलअप्स में लेना चाहिए, ये इससे रिलेटेड है। तो ये तो हो गया अपग्रेड से रिलेटेड कि आपको इंटेंसिटी किस तरह से बढ़ाना है, और ये हो गया आपका ग्रिप से रिलेटेड। तो वाइड ग्रिप का मतलब हो गया ये वाला ग्रिप, आप इस ग्रिप में पुलअप्स कर रहे हैं। ओके, और नैरो ग्रिप मीन्स ये वाला ग्रिप। ओके, और फिर हो गया न्यूट्रल ग्रिप मीन्स ये वाला ग्रिप। तो वाइड ग्रिप, नैरो ग्रिप और ये न्यूट्रल ग्रिप। तो हमेशा आप कोशिश करिए वाइड ग्रिप का। ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा टफ होता है लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि ये कोरोनल प्लेन में आपकी बॉडी को डिवाइड करता है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और ये वाला जो ग्रिप है इसमें ज़्यादा रिपीटेशंस मार सकते हैं क्योंकि जब आप ये ग्रिप पकड़ते हैं तो यहाँ पे बाइसेप्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे आपका फोर आर्म अंदर की तरफ घूमता है ऐसा प्रोन पोजीशन में, ये वाला ऐसे घूमता है, तो आपका बाइसेप्स का इन्वॉल्वमेंट कम होता जाएगा और फोर आर्म का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होएगा। तो जितना फोर आर्म जो है इन्वॉल्व होएगा उतना ही आपका असिस्टिंग मसल्स जो है वो कम काम करेगा। तो इसलिए यही एक रीज़न है कि आप जैसे जैसे ये ग्रिप पकड़ेंगे, अभी यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रेंथ मिल रहा, बाइसेप्स का पूरा डोमिनेंट है। अभी आप जैसे इसको अंदर घुमाएंगे ऐसे घुमाते जाइए और आपका बाइसेप्स की जगह फोर आर्म ज़्यादा इन्वॉल्व होएगा। तो फोर आर्म जब ज़्यादा होएगा तो फोर आर्म छोटा मसल है। ओके, इसकी वजह से आप ज़्यादा पुल नहीं कर पाएंगे। मतलब असिस्ट करने वाले मसल्स का स्ट्रेंथ कम होने की वजह से पीछे की तरफ आप लेट पुल डाउन का जो ये मसल है जो पुल करता है, ये इसका स्ट्रेंथ भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसलिए जब आप ये वाला ग्रिप करेंगे तो ज़्यादा लिफ्ट कर पाएंगे क्योंकि इसमें बाइसेप्स डोमिनेंट है। जैसे ही इसको ये वाला ग्रिप किया थोड़ा सा कम, ये वाला किया और थोड़ा कम, तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। तो अगर आपको पुलअप्स करना तो हमेशा ये वाला ट्राई कीजिए। ओके, ये डिफ़िकल्ट है लेकिन ये ज़्यादा फंक्शनल है। ओके, अभी इसके बाद में हम देखते हैं, देखिए ओपन लेग, इंटरलॉक लेग, TRX जिम्नास्टिक, ये भी पुलअप्स का ही एक पार्ट है। लेकिन ओपन लेग मीन्स जब आप पुलअप्स कर रहे हैं तो आपकी जो नीचे लेग्स हैं, लोअर बॉडी है, वो ऐसा लॉक्ड है या ओपन है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप पुलअप्स करते हैं। क्योंकि हमारा बॉडी एक यूनिट में काम करता है तो ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकता है। ये हमारा मिड लाइन है, तो आपके लिम्स मतलब अपर लिम चाहे लोअर एक्सट्रीमिटीज या अपर एक्सट्रीमिटीज,
ये जितना ये मिड लाइन के जितना क्लोज रहेगा, एक टाइट रहेगा, उतना ही बॉडी में फोर्स जनरेट होता है। तो अगर आप पुलअप्स कर रहे हैं और आपने पैर को ऐसा लॉक करके रखा है तो ऑटोमेटिकली लोअर बॉडी से स्ट्रेंथ जनरेट होता है, ज़्यादा फोर्स जनरेट होता है, तो उससे आपको चिनअप्स करने में हेल्प मिलता है। तो आपको ये वाला जो देखना है कि ओपन लेग और इंटरलॉक, तो आपको लेग्स को इंटरलॉक करके रखना है, ओपन लेग नहीं रखना है। तो ये लोग जो भी करने वाले वेरिएशंस में ज़्यादा बिलीव करने वाले अलग अलग, इसका भी एक वेरिएशन लेंगे, इसका भी लेंगे, इसका भी लेंगे, लेकिन आपको इनमें से सेलेक्ट करना ही बेस्ट कौन सा है। सभी जगह सारा एक्सपेरिमेंट करके अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये अपना ओपन लेग की जगह आप इंटरलॉक करके TRX के साथ में भी कर सकते हैं पुलअप्स, और जिम्नास्टिक रिंग जो गोल रिंग आता दोनों तरफ से पुल करके यूज करते हैं। तो अगर आप जिम में कर रहे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जिम में तो आप जो पावर केज होता है, रैक होता है, उसके ऊपर आता है ऑप्शंस, आपको हैंडल मिलेगा चिनअप्स करने के लिए। लेकिन अगर आप जिम में नहीं है तो आउटडोर एक्टिविटी में जिम्नास्टिक रिंग और TRX बेल्ट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो बैक का जो मसल है लेटिसिमस डोर्सी, ऐसा जिसको हम बोलते हैं विंग्स, ये वाला वी शेप जो देता है, लेटिसिमस डोर्सी को ट्रेन करने के लिए जितनी भी एक्सरसाइज है ये सब पुलिंग का काम करती है। ओके, पुलिंग की वेरिएशंस हैं, लेकिन इनमें अगर आप बोलेंगे सबसे टॉप कौन सा, तो ये चिनअप्स है, क्योंकि सब लोग नहीं कर सकते चिनअप्स, ये डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप चिनअप्स कर सकते हैं तो ये सारी एक्सरसाइज में आपको सबसे पहला प्रायोरिटी जो है इस एक्सरसाइज को देना चाहिए, ये आपका पहला प्रायोरिटी। और पुलअप्स के अंदर भी जो सबसे अच्छा होता है वो वेटेड, अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो सेकंड ऑप्शन ये, और थर्ड ऑप्शन असिस्टेड। ओके, ये जिम का है। ओके, वाइड ग्रिप नैरो ग्रिप की जगह आपको कौन सा लेना है, वाइड ग्रिप लेना है। ओके, ताकि आप ज़्यादा इफेक्टिव कर सके। ओपन लेग की जगह इंटरलॉक लेग करना है, इसको आप काट दीजिए। TRX जिम्नास्टिक, ये ऑप्शन कभी है जब भी आप जिम में नहीं कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, तब आपके पास ये दो ऑप्शन रहेंगे। ओके, तो बैक की एक्सरसाइज में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है पुलअप्स या चिनअप्स, और उसमें भी कौन सा वाला है जो ये देख लीजिए आप। अगर आप हाई इंटेंसिटी के साथ करना चाहते हैं और आपका स्ट्रेंथ अच्छा है तो ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड सीक्वेंस वाइज। फिर उसके बाद में आता है रोप क्लाइंबिंग, ये सारी जिम में अवेलेबल नहीं होता, किसी किसी जिम में मिलेगा आपको रोप क्लाइंबिंग। ये ओपन एक्टिविटी वाला एरिया में ज़्यादा होता है कहीं कहीं पे। तो रोप क्लाइंबिंग मतलब रस्सी के ऊपर चढ़ना रहता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें 3 लेवल है, देखो, एक स्टैंडर्ड, एक नॉर्मल वाला होता है, एक सिंगल हैंड वाला डिफ़िकल्ट होता है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लाइंब नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, ये सिर्फ फैंसी एक्टिविटी है, लेकिन इसकी वजह से आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा उस एक्टिविटी को करने में, क्योंकि एक सिंगल हैंड से चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है रॉप के ऊपर। तो आप नॉर्मल प्रैक्टिस करिए स्टैंडर्ड वाला। ओके, ये असिस्टेड जिसमें आप पैर से हेल्प लेते हैं, पैरों को लॉक करते हैं उस रोप के ऊपर। क्लाइंबिंग रोप है, उसके ऊपर आपने एक ग्रिप पकड़ा, फिर पैर से सपोर्ट लिया, फिर ग्रिप पकड़ा। एक होता है जिसमें पैर ओपन रहेगा, आपका पैर से सपोर्ट नहीं लेना, सिर्फ अपर आर्म से ही, मतलब आपके जो दोनों लिम्स हैं अपर लिम, उससे आप हेल्प करके ऊपर चढ़ते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड वाला है ये सबसे बेस्ट है अगर आप रोप क्लाइंबिंग वाला यूज कर रहे हैं तो पुलअप्स और ये सिमिलर है, लेकिन इसमें आप एक फॉर्म हैंडल होता है, इसमें रोप होता है, लेकिन दोनों इफेक्टिव है। तो इसमें सिंगल हैंड ट्राई नहीं करेंगे, और असिस्टेंट की भी अगर आप ये वाला कर सकते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि असिस्टेड तभी करेंगे जब ये वाला नहीं हो पाता किसी से। ओके, तो ये हो गया, दोनों सिमिलर हो गया। फिर थर्ड नंबर पे आता है बेंट ओवर रो, ये वाला, ये भी बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये सेकंड नंबर पे आप इसको ले लीजिए, बेंट ओवर रो, जिसमें आप बॉडी को बेंड करके ऐसा पुल करते हैं। तो बेंट ओवर रो को आप डंबल के साथ कर सकते हैं, बारबेल के साथ कर सकते हैं, केटल बेल के साथ में कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट रहेगा डंबल के साथ में, क्योंकि सिमेट्रिकल डेवलपमेंट होता है, दोनों इंडिविजुअल मूवमेंट होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो जो वीक हैंड है वो उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट होएगा, एक वीक हैंड रहेगा, एक सेकंड हैंड रहता है सबका, तो वो जो डिफरेंस रहता है सिमेट्रिकल डेवलपमेंट के ज़्यादा चांसेज हैं। इसलिए आप हमेशा बारबेल की जगह डंबल प्रीफर करेंगे, केटल बेल नहीं, क्योंकि केटल बेल में एक तो ग्रिपिंग प्रॉपर नहीं होता है, और दूसरा ज़्यादा अगर आपको हेवी लेना है तो फिर केटल बेल बहुत ज़्यादा मैक्सिमम में नहीं आएगा। ओके,
तो ये अपना तीसरा हो गया बेंड टोरो। तो ये सीक्वेंस वाइज भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जब भी आप बैक का एक्सरसाइज करें, पुलअप्स, चिनअप्स वगैरह, रोप क्लाइंबिंग और बेंड टोरो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फिर हम 4th नंबर पर देखते हैं वन आर्म रो। तो वन आर्म रो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये असिस्टेड एक्सरसाइज है, सपोर्ट मिलता है। ये सपोर्ट के साथ में करते हैं, बेंच के ऊपर एक हाथ से सपोर्ट लेके। और इसको आप वन आर्म रो को आप डंबल के साथ में कर सकते हैं, कैटल बेल के साथ में कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये कभी कभार करना रहेगा तो डंबल प्रीफर करिए, कैटल बेल नहीं, क्योंकि इसका ग्रिपिंग प्रॉपर नहीं होता और ये सब जगह अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा हेवी वेट में अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको वन आर्म वैसे करना ही नहीं है, करना रहेगा तो आप डंबल के साथ में करेंगे। ये कौन से सिचुएशन में करते हैं, जब आपने समझो 2-3 वेरिएशंस ले लिया बैक का और आपने अच्छे से ट्रेन कर लिया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा एनर्जी बचा हुआ है, तो आप ये सपोर्ट वाली एक्सरसाइज के थ्रू उस एनर्जी का यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना लास्ट वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है सिटेड रो। ये एकदम लेस इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इसके बारे में सोचना भी नहीं है। ओके, ये केबल पे कर सकते हैं और थेराबैंड से भी कर सकते हैं। थेराबैंड से कौन सी कंडीशन में, जब आप जिम में नहीं करें, आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, घर पे कर रहे हैं, तो केबल से जिम के अंदर लेट पुल डाउन मशीन पे ही नीचे की तरफ केबल होता है जिसमें बैठ के ऐसे रो करते हैं। लेकिन ये सपोर्टेड एक्सरसाइज है और इसमें रेंज ऑफ मोशन कम होता है। जितनी भी ऊपर से पोलिंग करने वाली एक्टिविटीज़ है, चाहे लेट पुल डाउन वगैरह हो गया ये सब, तो अभी देखिए इसमें इतना रेंज मिलता है आपको। ओके, इतना रेंज मिलता है और ये सीटेड रो में 90 डिग्री, तो मतलब रेंज ऑफ मोशन 50% है, इसलिए आपको ये प्रीफरेबल नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, अगर ये चूज करना रहेगा तो दोनों में से केबल ही ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये आपको अवॉइड करना है, कुछ यूजफुल नहीं है। ओके, अब फिर इसमें सीटेड रो के बाद में ये टी बार है। टी बार भी आपको नहीं करना है, कैंसिल कर दी इसको, क्योंकि टी बार क्या होता है, सर्कुलर मूवमेंट देगा। एक तो उसमें प्लेट लगा रहता है, एक तो उसका पाथवे फिक्स रहता है। ओके, तो जब भी आप पुल करें वो ऐसा घूम के आ रहा है, पाथवे फिक्स है, आप न्यूट्रल ग्रिप नहीं ले सकते हैं उसमें। और उसके अलावा ये सर्कुलर मूवमेंट है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से उठाने तक, जहाँ उस फुल रेंज में से 50% रेंज में ही आपको टेंशन मिलेगा मसल के ऊपर और 50% पैरेलल, ग्रेविटी के पैरेलल घूमेगा। तो ये मतलब आप समझो 80%, अगर आपने 100% अपना एफर्ट डाला तो इसका जो बेनिफिट मिलेगा आपको 20%, 25%, आप ऐसा समझिए। तो टी बार जो है इसको भी आपको स्किप करना है। और अब है इसके बाद में डंबल पुल ओवर। डंबल पुल ओवर बेंच पे लेट के ये वाला करते हैं, डंबल पुल ओवर। तो ये एक्सरसाइज बैक का होता है, लेकिन ये सर्कुलर मूवमेंट है, आइसोलेशन मूवमेंट है ये वाला, और लेट के आप कर रहे हैं तो एक तो असिस्टेड हो गया और सर्कुलर मूवमेंट है। तो दो डिसएडवांटेज है इसके, एक तो रेंज में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और ऊपर से सपोर्टेड है, तो ये भी आपको नहीं करना है। फिर इसके बाद में है डंबल पुल ओवर के बाद में स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। ये हम केबल पे करते हैं जनरली, स्ट्रेट आर्म पुल डाउन ये वाला केबल पे ऐसा पुली लगा के। तो ये किस कंडीशन में करना है, अगर आपको एल्बो से रिलेटेड कुछ भी इश्यू है जिसमें एल्बो फोल्ड करके आप पुल नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में ये एक्सरसाइज हेल्पफुल है आप लेटिसिमस डोर्सी को ट्रेन करने के लिए, बैक के मसल को ट्रेन करने का। अगर आपको एल्बो यूज नहीं करना तो फिर ये वाला मूवमेंट करने के लिए, ये आइसोलेशन मूवमेंट है, इफेक्टिव नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन में कि अगर आपको एल्बो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप ये उस कंडीशन में यूज करेंगे। ओके, ये कंडीशनल सिचुएशन में आप कर सकते हैं। अभी इसके बाद में ये देखिए इंक्लाइन बेंच प्रोन रो। बेंच को इंक्लाइन करके उसके ऊपर पूरा फ्लैट लेट के ऐसा डंबल को पुल करते हैं, ये भी इफ़ेक्टिव नहीं है। उसका दो रीज़न है, पहला तो ये कि ये सपोर्टेड एक्सरसाइज है, दूसरा है कि जब आप उस पर पूरा लेट जाते हैं बेंच पे और पुल करते हैं तो पूरा बॉडी वेट उस पर रहता है, प्लस जो वेट नीचे रहेगा डंबल वगैरह वो अपनी बॉडी को उधर खींचेगा, तो चेस्ट कंप्रेस होएगा उसमें, तो ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और ऊपर से ये सर्कुलर मूवमेंट है, मूवमेंट भी प्रॉपर, क्योंकि उसका एंगल जो है वो टेंजेंट एंगल है, ऐसा एंगल, ग्रेविटी से ऐसा मूवमेंट नहीं हो रहा, वो ऐसा मूवमेंट हो रहा है। ओके, इसकी वजह से ये इफेक्टिव नहीं है। तो ये तो हो गई अपनी टॉप से लेके बॉटम तक। अब इसमें ये जो लेट पुल, ये जो हम कर रहे हैं पुलअप्स वगैरह, चिनअप्स वगैरह, ओके, सेम इसी में इसके ये अगर समझो पुलअप्स जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, लेट पुल डाउन, जो बहुत ही पॉपुलर है। ओके, लेट पुल डाउन ये मशीन होता है जिम के अंदर। ओके, लेट पुल डाउन
अगर आप पुलअप्स नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले आप लेट पुल डाउन पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लेट पुल डाउन को दूसरी सारी एक्सरसाइज से कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये एक्सरसाइज रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा देता है। 180 डिग्री का रेंज ऑफ मोशन मिलता है इसमें। देखिए कोई भी चीज़ को अगर आप सामने से ऐसे पुल करते हैं तो ये देखो 90 डिग्री का एंगल, और लेट पुल डाउन में यहाँ से पहले 90 डिग्री ये खींचा, फिर यहाँ से 90 डिग्री ये खींचा, मतलब 180 डिग्री, यानी सबसे ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलता है लेट पुल डाउन में। पर ये लेट पुल डाउन इसका सब्सटीट्यूट है। अगर आप पुलअप्स नहीं कर सकते हैं तो आप पुलअप्स की तैयारी के लिए यहाँ प्रैक्टिस करेंगे लेट पुल डाउन में। दूसरा ये कि लेट पुल डाउन में नीचे एंकरिंग रहता है, तो पैर को अच्छे से लॉक करके पुल करके आप अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो लेट पुल डाउन पे अच्छा प्रैक्टिस करके फिर आप पुलअप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लेट पुल डाउन अगर आप नहीं कर सकते तो पुलअप्स नहीं कर पाएंगे। पुलअप्स का मतलब होता है आप अपना बॉडी वेट ऊपर खींच पाएँ, इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए आपके लेटिसिमस डोर्सी मसल्स में। तो वो कभी आएगा जब यहाँ पे लेट पुल डाउन करके आहिस्ते आहिस्ते आप वेट बढ़ाते जाएंगे, तो धीरे धीरे जब आपकी बॉडी वेट तक पहुँच जाएगा फिर आप लेट पुल डाउन पे स्विच कर सकते हैं। ओके, या फिर कभी कभार असिस्टेड वाला लेट पुल डाउन, ये पुलअप्स कर सकते हैं। अब लेट पुल डाउन में 3 ग्रिप होता है, ये वाला ग्रिप कर सकते हैं, ये ग्रिप कर सकते हैं, ये ग्रिप। लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि ये वाला ग्रिप जो होता है बाइसेप्स ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा वेट खींच सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये कोरोनल प्लेन में मूव करता है। ये फंक्शनल मूवमेंट है। हम किसी भी, समझो अगर आप दीवार पे चढ़ रहे हैं तो दीवार पे ऐसा पाम करके जब हम बॉडी को ऊपर पुल करते हैं तो ये वाला एंगल पे हम अपने आप को ऊपर पुल करते हैं। ये वाला ग्रिप बहुत कम यूज होता है, इसलिए आपको लेट पुल डाउन अगर आप कर रहे हैं तो ये वाला ग्रिप का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो ये अपना बैक में पुल, जितना भी पुलिंग से रिलेटेड लेटिसिमस डोर्सी को ट्रेन करने के लिए जितने भी वेरिएशंस होते हैं उसको मैंने सीक्वेंस वाइज डाला है कि पहले आप पुलअप्स या चिनअप्स पे प्रैक्टिस करेंगे और ये लेट पुल डाउन इसका सब्सटीट्यूट होता है। इसमें कितने वेरिएशंस है और कौन सा बेस्ट है। फिर इसके बाद में ये रोप क्लाइंबिंग वाला, फिर इसके बाद में बेंट और रो। ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको ध्यान में रखना है। बाकी सब एक्सरसाइज इतनी इफेक्टिव नहीं है सिचुएशन के हिसाब से। या कभी एल्बो इंजरी है तो आप आइसोलेशन वाला करेंगे, या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप जिम में नहीं है, होम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो फिर आप TRX बेल्ट या ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है जिम्नास्टिक रिंग का, ये वाला यूज कर सकते हैं। ओके, या फिर डंबल के साथ में दूसरा एक्सरसाइज कर सकते हैं जितना भी सर्कुलर मूवमेंट वाला है। तो ये अपना हो गया है बैक में पुलिंग से रिलेटेड। अभी बैक में जो सेकंड वाला ऑप्शन आएगा वो आएगा श्रग्स, क्योंकि आपकी बैक की जो एक्सरसाइज आप जितनी भी करते हैं, ओके, उसमें मेन मसल्स जो होता है वो 3 पार्ट में होता है। एक पार्ट होता है ये वाला एरिया, ओके, ये पूरा कवर कर लीजिए। ये हो गया आपका ट्रेपीजियस वाला एरिया। ओके, तो ट्रेपीजियस वाला एरिया हो गया। एक हो गया फिर ये विंग्स वाला, ओके, ये विंग्स वाला। ओके गाइस, ये विंग्स वाला। और तीसरा वाला जो है वो है ये एरिया, ये लोअर बैक, ओके, और ये स्पाइन। तो अभी देखो जितना भी हमने पुलिंग वाला एक्सरसाइज का सिलेक्शन किया है, जितनी भी वेरिएशन, ये सब के सब एक ही मसल को टारगेट करते हैं, ये वाले को। ये जो विंग्स वाला एरिया है इसको टारगेट करते हैं। जितने भी हमने अब तक वेरिएशंस ढूंढे हैं, जितने भी सेलेक्ट किए, ये सबका एक ही काम, जितना भी पुलिंग का एक्टिविटी होता है वो कौन करता है, बाइसेप्स के साथ में ये वाले मसल्स। अब अपना सेकंड कौन सा बच्चा है, ट्रेपीजियस, ये वाला। तो ये मसल्स का 3 फंक्शन होता है, शोल्डर को ऊपर उठाना, नीचे डालना, और इसको ऐसा, ये देखिए ये मैंने प्रोटेक्ट करके रखा है। अभी इसको पीछे ऐसे खींचने का काम इसका है। तो 3 मूवमेंट हो गया, पीछे, ऊपर और नीचे वापस। तो जब हम पीछे ये वाला मूवमेंट करते हैं ये तो इसमें कवर हो जाता है, क्योंकि ये जो डीप मसल्स हैं इसके, ये जब भी आप पुलिंग का मूवमेंट करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और ऊपर से वापस नीचे आने वाला है ये भी लेट पुल डाउन में कवर होता है। तो कौन सा वाला कवर नहीं होता है, एलिवेट करने वाला। तो जितना भी एलिवेशन वाला मूवमेंट है इसका हमको अलग से वेरिएशंस लेना है, तो वो क्या होएगा, श्रग्स। ओके, श्रग्स वाले। तो अब हम अगला पेज में जो एक्सरसाइज लेने वाले हैं वो श्रग्स के वेरिएशंस है। इस पर्टिकुलर एरिया वाले मसल्स को टारगेट करने के लिए श्रग्स करेंगे। श्रग्स में कितने वेरिएशंस हैं,
ओके। और इसके बाद में थर्ड वाला जो एरिया आता है, ये वाला टी समझिए, ये जो टी देख रहे हैं आप, तो ये टी में ये वाला सारा पार्ट लेग्स में कवर होता है। लेग्स वर्कआउट में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए हम ये डेड लिफ्ट, बैक एक्सटेंशन, ओके, ये सब हम लेग्स वाले डे पे कवर करेंगे। जैसे हमने शोल्डर का जो बैक बाई रियर डेल्टॉइड है, तो रियर डेल्टॉइड शोल्डर का मसल है, लेकिन हमने इसको लिया है बैक बाइसेप में। अभी आगे आने वाले पेज में लेने वाले हैं, क्योंकि इसका फंक्शन बैक वाला है, पुलिंग का काम करता है। तो भले इसका लोकेशन शोल्डर में है, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो पुलिंग का है, इसलिए हम पुलिंग वाली एक्सरसाइज में इसको ऐड करेंगे। सेम वैसे ही ये जो पार्ट है, ये बैक लोकेशन इसका बैक वाला है, लेकिन ये फंक्शन करता है लेग्स के मसल्स के साथ में। आपका ग्लूटियल ग्रुप हो गया, आपका आगे वाला थाई, पीछे वाला थाई, उसके साथ में काम करता है। आपकी स्पाइन पे सबसे ज़्यादा लोड आता है स्क्वाट मारते टाइम, डेडलिफ्ट मारते टाइम, इसलिए हम डेडलिफ्ट और बैक एक्सटेंशन को हम लेग्स में लेने वाले। लेग्स में पहले भी मैंने बताया था जब लेग्स का चैप्टर था, तो ये इसमें कवर नहीं होगा, ओके। तो अब इसमें बैक वाले पूरे चैप्टर में क्या कवर होगा, एक तो पुलिंग वाला, श्रग्स और बाइसेप्स, ये तीन मेन डिपार्टमेंट है, आप ऐसा समझिए। तो अब इसमें से पुलिंग वाला हमने कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट पेज में हम करने वाले हैं एक तो श्रग्स से रिलेटेड सारे वेरिएशंस और फिर बाइसेप्स से रिलेटेड वेरिएशंस। तो अभी हम श्रग्स में देखते हैं कितने सारे वेरिएशंस हैं। डम्बल्स, बारबेल्स, केबल, केटलबेल, बैंड और प्लेट्स, ओके। तो सबसे इजी और सबसे कन्वीनियंट क्या होता है, डम्बल्स। पर डम्बल्स और बारबेल्स में से आप देखेंगे तो डम्बल में मैक्सिमम वेट जो रहेगा वो 50, 60, 70, 80, मैक्सिमम 100 kg, इससे ज़्यादा बहुत सारे जिम में मिलेगा नहीं वेट। तो और श्रग्स वाले मसल्स में बहुत ज़्यादा वेट हम लिफ्ट कर सकते हैं, डेड लिफ्ट से ज़्यादा, स्क्वाट से ज़्यादा। तो बारबेल पे हम जितना चाहें वेट ऐड कर सकते हैं। तो डंबल का बेनिफिट क्या है कि ये सिमेट्रिकल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा बेटर है, लेकिन ज़्यादा वेट नहीं रहेगा तो सेकंड ऑप्शन में हमको बारबेल चूज करना है। तो बारबेल में जब भी आप डंबल के साथ में ये वाला श्रग्स करेंगे बारबेल के साथ में, तो क्रॉस ग्रिप पकड़ना है आपको, ये हमेशा ध्यान में रखिए, डेड ग्रिप पकड़ना है, एक सीधा एक उल्टा। तो इससे क्या होगा, बारबेल रोल नहीं होएगा, ऐसा ग्रिप फिसलेगा नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप या तो श्रग्स कर रहे हैं या और कोई एक्सरसाइज जिसमें आपको हाथ में बारबेल को होल्ड करके रखना है ऐसा हुक के जैसा, तो हमेशा क्रॉस ग्रिप यूज करेंगे। तो इससे क्या है, ग्रिप छूटने के कम चांसेज हैं। तो अगर आप बारबेल के साथ में श्रग्स कर रहे हैं तो क्रॉस ग्रिप और डंबल के साथ, तो जब भी आप या तो श्रग्स कर रहे हैं या तो डेडलिफ्ट कर रहे हैं या फिर बेंट और रो, ये तीन ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप चाहें तो स्पोर्ट्स जो स्ट्रैप्स आता है, वेट लिफ्टिंग स्ट्रैप्स, वो यूज कर सकते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा हेवी वेट लिफ्ट किया जा सकता है। तो जो आपका मेन सेट रहेगा, 2-3 लास्ट के जो मेन सेट, उसमें आप स्ट्रैप्स यूज कर सकते हैं ज़्यादा वेट लिफ्ट करने के लिए, ओके। तो बारबेल और डंबल्स में थे। अभी देखिए ये ऑप्शन है कि मैक्सिमम डंबल जब तक है जिम में अवेलेबल तब तक आपको श्रग्स जो है वो डंबल के थ्रू करना है और उसके बाद में बारबेल पे शिफ्ट होना। केबल पे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, केटलबेल पे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। बेंड ये सेकंड ऑप्शन है कि आप होम ट्रेनिंग कर रहे हैं, घर पे ज़्यादा वेट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ टेम्परेरी आप बैंड यूज कर सकते हैं। प्लेट्स जो अगर डंबल प्लेट्स आपको सिर्फ जिम में मिलेगा और जिम में जब इतनी सारी सुविधाएं हैं तो फिर आपको सिर्फ सिंगल प्लेट लेके ज़्यादा रिपीटेशन मारने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं तो, ओके। डंबल का ग्रिप ज़्यादा बेटर होता है प्लेट से, ओके। अभी इसमें देखो कुछ लोग सीटेड भी करते हैं, बैठ के श्रग्स करते हैं, लेकिन बैठ के श्रग्स नहीं करना, आपको हमेशा खड़े होकर करना है, क्योंकि बैठ के श्रग्स करने से स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है। नीचे से सीट कंप्रेस करेगा और ऊपर से वेट कंप्रेस करेगा, तो स्पाइन के ऊपर वर्टिकल लोड आता है जो लोअर बैक के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमेशा खड़े होकर श्रग्स करेंगे ताकि आपका स्पाइन फ्री रहेगा, वेट बेयरिंग जॉइंट पर वेट डिवाइड हो जाएगा, तो और ज़्यादा ईजिली परफॉर्म कर पाएंगे और सेफ रहेगा, ओके। प्लेट लोडेड मशीन भी आता है जिसमें हम दोनों तरफ प्लेट डाल के फिर ये वाला श्रग्स करते हैं मशीन पे, और एक होता है प्लेट स्टैक मशीन। तो एक जहाँ पे प्लेट स्टैक होता है वो मशीन अगर जिम में है तो हमेशा वो चूज करें, क्योंकि यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा वेट इधर उधर लोड नहीं करना पड़ेगा, वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पिन लगाया और आप अपना वेट चेंज कर सकते। यहाँ पे आपको प्लेट लोड करने में और अनलोड करने में आधा एनर्जी चला जाएगा, तो अपना एनर्जी बचाने के लिए हमेशा ये वाला जो प्लेट स्टैक मशीन से यूज करेंगे अगर जिम में अवेलेबल है तो। और एक ये होता है आइसोलेटल मशीन,
तो ये इसी का एक एडवांस लेवल होता है, लेकिन ये बहुत रेयरली किसी जिम में मिलेगा। इसमें क्या होगा, 2 स्टेक रहता है, इसमें प्लेट का सिंगल स्टेक रहता है और इसमें 2 स्टेक रहता है। तो अगर आप एक साइड से उठा रहे हैं श्रग्स के लिए तो एक ही साइड का वेट मूव होएगा, दूसरी साइड में उठाएंगे तो दूसरे, ये इंडिविजुअली मूवमेंट होएगा। ओके, तो हमेशा ये वाला सबसे बेस्ट होता है अगर मशीन वो जिम में अवेलेबल है तो, और अवेलेबल नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये प्लेट स्टैक मशीन, ये सबसे बेस्ट है। तो अभी इसमें श्रग्स के अंदर ये लाइट वेट में ये पहला प्रीफरेंस है, हेवी वेट में बारबेल सबसे बेस्ट है। ओके, और बारबेल जितना ही अगर आपको मशीन के अंदर मिल रहा तो मशीन पे सबसे बेस्ट है, उसमें भी प्लेट स्टैक, और ये इसका एडवांस फॉर्म है आइसोलेटरल मशीन। ओके, तो ये हो गया अपना श्रग्स। तो पहले आप लेट पुल डाउन में पुलिंग वाला लेटिसिमस डोर्सी का सारा वेरिएशंस कवर कर लिया, उसके बाद में आपको श्रग्स करना है। ये सेकंड वाला मसल रहेगा ट्रेन करने के लिए। तो इसमें आपको डंबल्स में इतने सारे मिलेंगे ऑप्शंस, लेकिन आपको क्या सेलेक्ट करना है, पहले डंबल से, अगर ये वेट लिमिट खत्म हो गया तो फिर आप बारबेल के साथ में, और अगर मशीन है तो सबसे बेस्ट मशीन है। ओके, अब आता है पोस्टीरियर डेल्टोइड, रियर डेल्टोइड, ये वाला, ये शोल्डर का मसल है, लेकिन इसका काम क्या है, पुलिंग का। ये पीछे की तरफ पुल करता है, आपकी लेटिसिमस डोर्सी के साथ में असिस्ट करेगा, स्पेशली ये शोल्डर के लिए। ये ऐसा, जैसे चेस्ट में क्या होता है, चेस्ट में हम आगे की तरफ पुश करते हैं, तो चेस्ट में जो आपका एंटीरियर है ये आगे खींचता है, ये इसका ऑपोजिट में पीछे खींचता है। तो इसका काम क्या है, पुश करने का, इसका काम है पुल करने का। इसलिए हमने शोल्डर का मसल है लेकिन फिर भी बैक वाले एक्सरसाइज में ऐड किया है, क्योंकि इसके फंक्शन के हिसाब से हमको देखना, लोकेशन के हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आप फंक्शन के हिसाब से उसको लिस्टेड नहीं करेंगे तो ओवर ट्रेनिंग का चांसेज है। अभी समझो अगर मैं इसको शोल्डर में लेता हूँ, तो शोल्डर में जब आप शोल्डर का एक्सरसाइज कर रहे हैं तभी शोल्डर में लिया, इसको ट्रेन किया, तो फिर अभी जब बैक करेंगे तो इनडायरेक्टली ये ट्रेन हो रहा है, क्योंकि जो भी आप पुलिंग मूवमेंट करेंगे इसका इन्वॉल्वमेंट होगा। और एक बार ऑलरेडी आपने इसमें शोल्डर में ले लिया तो 2 बार हो गया, तो आपका सीक्वेंस जो चल रहा था साइकिल कि कितनी बार रिपीट होना चाहिए हर एक मसल पार्ट, उसमें ये 2 बार हो गया, तो इसका ट्रेनिंग ज़्यादा हो गया, तो इसको बोलते हैं ओवर ट्रेनिंग। तो ये नहीं हो, इसके लिए हमने इसको बैक वाले दिन ट्रेन करने के लिए लिस्टेड किया है। ओके, अब पोस्टीरियर डेल्टोइड, इसको रियर डेल्टोइड भी बोलते हैं। ओके, और इसको कैसे ट्रेन करते हैं वो हमको देखना है, रियर डेल्टोइड भी बोलते हैं। अब इसमें केबल से फेस पुल, ये वाला केबल से करते हैं। ओके, इस फेस पुल के ऊपर रियर डेल्टोइड पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, पूरा डिटेल के साथ डिस्कस किया कि इसमें जो कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या है और कहाँ कौन सा इफेक्टिव रहता है, कौन सा एंगल होना चाहिए, वो सारा डिटेल से मैंने उसमें मेंशन किया। तो आप एक बार जाके देखिए रियर डेल्टोइड से रिलेटेड वीडियो, तो आपको पूरा इसका स्टोरी समझ में आ जाएगा, इसका बायोमैकेनिक्स कैसा ये इफेक्टिव है। तो केबल पे फेस पुल जो है ये वाला कर सकते हैं, और रिवर्स फ्लाई ये मशीन के ऊपर हम करते हैं। रिवर्स फ्लाई मतलब जो चेस्ट फ्लाई वाला मशीन है उसके ऊपर उल्टा बैठ के उसके आर्म्स को पास में करके ये पीछे की तरफ इसको पुल करते हैं। तो ये रिवर्स फ्लाई हो गया मशीन के ऊपर, पर ये असिस्टेड है, सपोर्टेड है, तो ये आपका सेकंड चॉइस होना चाहिए। प्रोन, बहुत सारे लोग प्रोन डंबल के ऐसा बॉडी को बेंड करके, जैसे बेंट ओरो करते हैं, बॉडी को बेंड करके पुल करते हैं, वैसे ही सेम बेंट ओरो जैसे, लेकिन फ़र्क क्या रहता है, बेंट ओरो में हम ऐसा ग्रिप रखते हैं, ऐसा पुल करते हैं, और इसमें ये हाथ ऊपर उठा रहना चाहिए। क्योंकि देखो जैसे ही मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ तो मेरा चेस्ट काम कर रहा है, लेकिन मैं जैसे ऐसे किया हूँ मेरा ट्राइसेप काम कर रहा है। सेम पीछे भी ऐसे होता है, अगर मैं हाथ को ऐसे करके पुल कर रहा हूँ अंदर तो मेरा ये मसल काम कर रहा है, लेकिन ये पूरा ओपन करके अब ये कर रहा हूँ तो मेरा ये मसल खींचे, क्योंकि ये मसल का काम है ऐसे पीछे खींचना, और ये मसल का काम है यहाँ से ऐसे खींचना। तो जितना एल्बो अंदर रहेगा उतना ही बैक काम करेगा, और जितना बाहर रहेगा एल्बो उतना ही ये शोल्डर पीछे का काम करेगा। तो आपको हमेशा ये पुलिंग के टाइम पे ध्यान रखना कि आपका हाथ पूरा ऊपर है कि नहीं, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए आर्म पिट में, तभी जाके ये इसके ऊपर आएगा। ये जितना अंदर जाएगा उतना ही बैक पे आएगा। ओके, तो जब भी आप प्रोन आयरो करते हैं तो पूरी बॉडी को बेंड करके ऐसा पुल करते हैं ऊपर की तरफ। इसमें फ्लाई वाला भी करते हैं सिंगल, और ये कंपाउंड मूवमेंट भी करते हैं। लेकिन इसमें मिस्टेक क्या होता है, जब पुल कर रहे होता है तो ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अंदर की तरफ आने लगता है, जैसे जैसे ही आप खींच रहे हैं ये अंदर आने लगता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन है, और ये सीटेड प्रोन, मतलब कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं बेंच पे और फिर बॉडी को झुका के ऐसा पीछे खींचते हैं, लेकिन
वो प्रॉपर एंगल मैच नहीं होता, क्योंकि इसमें 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मैं सीट ऐसे बैठ के और नीचे झुकाऊंगा तो वो टेंजेंट होएगा, सिर्फ पूरा प्रोन नहीं होएगा। तो ये सबसे एकदम यूजलेस जो है वो सीटेड वाला है, और ये थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन है, रिवर्स फ्लाई नहीं करना। तो सबसे बेस्ट क्या है, केबल फेस पुल ये वाला कर सकते हैं। ओके, तो रियर डेल्टोइड को ट्रेन करने के लिए ये वाला, ओके, ये फेस पुल। ओके, और अब आता है हमारा बाइसेप्स का टर्न। तो ये 3 एक्सरसाइज में हमने बैक खत्म कर दिया, एक तो पुलिंग वाला मूवमेंट, रक्स और ये पोस्टीरियर डेल्टोइड। अब बाइसेप्स में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बाइसेप्स करने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्म्स जो है जितना भी पुलिंग मूवमेंट किया उसमें ऑलरेडी बाइसेप्स का ट्रेनिंग हो जाता है, फोर आर्म का ट्रेनिंग हो जाता है। फोर आर्म का तो मेन क्या, जब जहाँ पर भी आपने वेट होल्ड करके रखते हैं हेवी वेट, वहीं इसको ट्रेनिंग हो जाता है। तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है वेरिएशन। फिर भी अगर आपको बाइसेप कर लेना तो उसमें कौन कौन से वेरिएशन है और कौन सा अच्छा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डंबल के साथ में कर्ल कर सकते हैं ये वाला, और बाइसेप्स इसमें बारबेल के साथ कर सकते हैं, केबल पे मशीन पे कर सकते हैं, थेरा बैंड से कर सकते हैं, इंक्लाइन बेंच पे ऐसा लेट के बेंच को 45 डिग्री करके फिर उस पर बैठ के भी हम आर्म्स करते हैं, और सिंगल वन बाय वन एक एक करके भी सिंगल आर्म करते हैं। कॉन्सेंट्रेट ये वाला बैठ के कॉन्सेंट्रेशन कर्ल जो स्लो मोशन में किया जाता है, और शोल्डर फ्लेक्स कर्ल बोथ सिंगल एंड डबल हैंड। तो ये कहाँ होता है, जो केबल के ऊपर दोनों हाथ से ऐसा पकड़ के ये वाला बाइसेप्स मारते हैं, या फिर सिंगल हैंड से करते हैं। तो ये वाला उसमें आ गया, शोल्डर को फ्लेक्शन करके। ये शोल्डर का भी न्यूट्रल है, ये एक्सटेंशन है शोल्डर का, ये न्यूट्रल, ये फ्लेक्शन। तो इस फ्लेक्शन में ये वाला किया जाता है। ओके, तो अभी आपको देखिए शोल्डर फ्लेक्शन ये वाला अवॉइड करना है, क्योंकि ये वाला जो करते हैं ये प्रीचर कर्ल में इन्वॉल्व हो जाता है। जब आप प्रीचर कर्ल में आराम से प्रॉपर पोजीशन लेके सीट के ऊपर कर सकते हैं, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन रहेगा। ओके, तो ये हो गया अपना। तो सबसे बेस्ट है आपका डंबल कर्ल, न्यूट्रल रहता है दोनों ग्रिप। बारबेल में कैसा, ये बारबेल का लाइन फिक्स रहता है, तो जब ये नीचे जाएगा ऊपर आएगा तो आपके फोर आर्म में ऐसा पेन होता है कभी कभी, क्योंकि ये आपके रिस्ट को सब पूरा ट्विस्ट करके रखता है। बारबेल का एक लाइन रहता है, लेकिन डंबल को आप जैसा चाहे अपने स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और ऐसा घुमा के कर्ल करना। बारबेल में आप ऐसा घुमा के नहीं कर सकते हैं बाइसेप्स को, बारबेल में फिक्स रहेगा। यहाँ पे मैं ऐसा डंबल को साइड में रखा हूँ, और ऐसे बाइसेप्स कर्ल प्रॉपर कैसे करते हैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो आप जाके देखें, तो उसमें समझ में आएगा कि ऐसे घुमा के क्यों करना चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है। सीधा ये वाला मूवमेंट नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये आपको बाइसेप कर्ल में सबसे पहला ये एक ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद और कोई दूसरा वेरिएशन लेना नहीं है, इसमें नहीं लेना है बाइसेप कर्ल में, क्योंकि बाइसेप्स कर्ल के बाद में फोर आर्म जो है, फोर आर्म का एक वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। तो ये बाकी जितना भी है सब ये इसको ही टारगेट करा, और लेट पुल डाउन में इतने सारे जितने भी पुलिंग मूवमेंट किए सब में आपका बाइसेप का हो रहा था। ठीक है, तो अभी आपको ये हो गया। ठीक है, और अभी इसमें कुछ 2-3 फैंसी एक्सरसाइज है, जैसे TRX कर्ल। तो TRX जो बेल्ट रहता है उसके थ्रू भी हम कर्ल कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या, वो थेरा बैंड की तरह इलास्टिसिटी वाला नहीं होता, तो उसमें बॉडी आगे जाता है, वो फिक्स रहेगा। तो वो भी प्रॉपर उसका पोजीशन नहीं है, लेकिन वो टेम्परेरी ऐसी सिचुएशन में कि आप जिम नहीं जा रहे हैं, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो वहाँ पे आप बाइसेप्स कर्ल कर सकते हैं। तो ये पहला प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए। अपसाइड डाउन कर्ल, कुछ लोग ऐसा सर्कस वर्कआउट करते हैं जिम में, जैसे नीचे लेट के बेंच के नीचे बारबेल के नीचे घुस के बारबेल पकड़ के खुद बॉडी को ऊपर उठाते हैं, सब पुलिंग करते हैं। तो ये तो एकदम ही ऑकवर्ड पोजीशन है। ओके, स्पाइडर कर्ल, बेंच के ऊपर लेट के पूरा फ्लैट लेट जाएंगे, फिर ऐसा कर्ल करेंगे, तो उसमें क्या है, चेस्ट कंप्रेस होता है पूरा लेट इंक्लाइन, और ऊपर से वो सर्कुलर मूवमेंट है, जैसा प्रोन आयरो में कैसा होता है वैसा ही। तो इसको भी आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, स्पाइडर कर्ल को। फिर एक है जोटमैन कर्ल, ये भी सर्कस वाला वर्कआउट है। इसमें क्या होता है, जब बाइसेप्स ऊपर जाएगा तो बाइसेप्स की तरह करेंगे, और ऊपर से नीचे आएगा तो ऐसे घुमा के नीचे लाना डंबल को। तो वो एकदम टाइम पास है, उसका कुछ भी एडिशनल बेनिफिट है। इससे अच्छा है कि आप सेपरेट रिवर्स कर्ल कर लें, राइट। तो ये हो गया अपना, जितने भी बाइसेप्स के कर्ल हैं उसमें से एक ही आपको प्रॉपर डंबल पकड़ना है, और डंबल से अच्छे से दबा के ट्रेन कर सकते हैं बाइसेप्स को। आइसोलेटरल मूवमेंट है, दोनों का इंडिविजुअल डेवलपमेंट होएगा, सिमेट्रिकली मूवमेंट हो रहा है, तो सबसे बेस्ट है। ओके, और फिर आता है फोर आर्म पे।
कि आगे वाले फोर आर्म में कौन कौन सा, देखिए फोर आर्म कर्ल में आपका हैमर हो गया, प्रीचर हो गया, रिवर्स कर्ल हो गया। तो हैमर कर्ल का एडवांस है रिवर्स कर्ल, आप ये समझिए ये एक प्राइमरी स्टेज है और ये इसका सेकंड एडवांस लेवल है, क्योंकि हैमर कर्ल ये वाला मूवमेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, बाइसेप्स कर रहे हैं आप, समझो ये ऐसा ग्रिप में जब करते हैं तो पूरा बाइसेप्स का इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा ऐसा घुमाया हैमर ग्रिप तो थोड़ा फोर आर्म का इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा बाइसेप्स का, और पूरा रिवर्स घुमाया तो अब पूरा बाइसेप्स का मोस्टली 80-90% और बाकी ये। तो हम ये घुमा के क्यों करते हैं, ताकि फोर आर्म पे ज़्यादा लोड आए। तो ये जब रिवर्स ये हैमर वाला करते तो पार्शियली फोर आर्म हो गया और पार्शियली आपका बाइसेप्स हो गया। लेकिन अगर इसको पूरा घुमाते रिवर्स करते हैं हैमर की जगह तो आपका पूरा इस पर आता है, जो हम इसको टारगेट कर रहे थे। तो क्या करना, आपको हैमर की जगह रिवर्स लेना है। ओके, प्रीचर कर्ल ये एक अलग वेरिएशन है। तो इसमें एक बाइसेप हो गया, एक रिवर्स कर्ल हो गया, एक प्रीचर, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। तो एक आपको लेना है प्रीचर कर्ल, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड, ये आपका सेकंड हो गया और ये आपका फर्स्ट हो गया। 3 वेरिएशन टोटल बाइसेप में, क्योंकि तीनों अलग अलग मसल को टारगेट करेंगे, इसीलिए 3 लिए हैं। ठीक है, तो हैमर का एडवांस है रिवर्स कर्ल, ये आपके फोर आर्म को टारगेट करेगा। प्रीचर कर्ल क्यों करते हैं, क्योंकि प्रीचर कर्ल में क्या होगा, वो जो मशीन का पोजीशन है वो ऐसा आपके शोल्डर को फ्लेक्स करके रखेगा, और शोल्डर का जो ये जो बाइसेप्स मसल है ये बाय आर्टिकुलेट मसल है, ये दोनों तरफ काम करता है, 2 जॉइंट पे। ओके, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इसका इधर वाला जो मुंह है वो यहाँ कनेक्टेड है और इधर वाला मुंह है यहाँ कनेक्टेड है। तो क्या करेगा, ये इधर ये फोल्ड करेगा ऐसा एल्बो को, और इधर शोल्डर को ऐसे उठाएगा। ओके, लेकिन ये एक बार में एक ही तरफ एफिशिएंटली काम कर सकता है। इसके ऊपर भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया, आप देखिए जाके बाइसेप्स के वीडियो के बारे में, कि आप जब ऐसा करके बाइसेप मारते हैं तो क्या होता है और ऐसा करके नॉर्मल बाइसेप मारते हैं तो क्या होता है। तो प्रीचर कर्ल इसीलिए किया जाता है कि प्रीचर कर्ल में आपका हाथ जैसे ऊपर उठाया पोजिशन के लिए और बेंच पर रखते हैं, ऐसा फिर आप करते हैं, तो उसमें क्या हो गया, जैसे ये उठा अभी ये फ्लेक्स हो गया, अब ये शोल्डर आपका फोल्ड हो गया। तो अब शोल्डर फोल्ड हो गया, मतलब आपका बाइसेप्स का जो मेन मसल है वो यहाँ इंगेज हो गया, अब वो नीचे की तरफ काम नहीं करेगा। तो इसके नीचे एक छोटा मसल है। ओके, ये समझो का बाइसेप ब्रेक का ही हो गया। अब ये ब्रेक की रेडियस एक छोटा मसल और है जो नीचे बाइसेप्स का काम करता है, वो सिंगल जॉइंट को क्रॉस करता है, सिर्फ इसी जॉइंट पर काम कर सकता है। तो इसी जॉइंट वाले डीप मसल को काम कराने के लिए हमको बाइसेप्स को ब्लॉक करना पड़ेगा, जो बड़ा वाला है। तो इधर मैं जैसे इसको फ्लेक्स करता हूँ, मैंने यहाँ बाइसेप्स को इंगेज कर दिया, ताकि अब ये जो छोटा मसल है यहाँ अच्छी तरह से काम कर सके। प्रीचर कर्ल को इसीलिए किया जाता है कि आपका जो ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल है इसको डोमिनेंटली फंक्शन दिया जाए। ओके, तो इसलिए आपको प्रीचर कर्ल करना जरूरी है। मतलब अगर आप आर्म्स का एक एक वेरिएशन ले रहे हैं तो ये सब में पढ़ने की बजाय आप ये अगर 2 और लेंगे, ऐड करेंगे, तो ये सेपरेट इंडिविजुअल मसल को टारगेट करेगा, तो इसका ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है बैक और बाइसेप्स। बैक में 3 मेन होता है, एक पुलिंग से रिलेटेड सारी वेरिएशंस, उसमें कौन सा बेस्ट है वो बताया है। फिर सेकंड पार्ट जो मसल का आता है ग्रुप में, ये स्ट्रक्स आता है, स्ट्रक्स में कितने वेरिएशंस है, कौन सा बेस्ट है ये बताया। फिर थर्ड आता है शोल्डर का पोस्टीरियर डेल्टोइड, इसमें कौन सा बेटर है ये तो हो गया। फिर लास्ट में आर्म्स हो गया, तो आर्म्स में इतने सारे बाइसेप्स के हैं, उसमें कौन सा अच्छा है। फिर इसमें फोर आर्म में कौन सा अच्छा है, फिर ये बॉटम वाला इसमें कौन सा अच्छा। तो ऐसा करके आप 10-12 एक्सरसाइज में पूरा का पूरा बैक बाइसेप्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अपना ये पुलिंग वाला जो पार्ट 5 में था एक्सप्लेनेशन वो कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग दूसरा लेंगे, या तो एब्स का या तो फंक्शनल ट्रेनिंग का। तो अपना एक चैप्टर अपना फंक्शनल ट्रेनिंग से रिलेटेड है और एक कोर मसल से रिलेटेड है। तो दोनों में से एक पॉइंट हम चेक करेंगे कि जो भी बेटर रहेगा, अगली सीरीज में हम वो लेके आएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।